हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो हमने मूल अधिकारों में 12 से लेकर के 16 तक हमने पढ़ लिए थे। 12 से 16 तक जो मूल अधिकार हैं वो हमारे क्या हैं कि 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, 13 में कानूनों का अल्पीकरण दिया हुआ है कि मूल अधिकार जहां तक उनको क्षति पहुंचेगी वहां तक जो भी एक्ट, कानून, अध्यादेश, विधि, विनियम जो भी बनाए जाएंगे वो वहां तक क्या होंगे, अमान्य या फिर उनका अल्पीकरण किया जाएगा। 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि अगर कोई भी कानून है तो उसमें गरीब और अमीर का दर्जा नहीं दिया जाएगा, सभी के लिए क्या होगा, कानून समान होगा, संरक्षण सभी को क्या दिया जाएगा, समान दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, है ना, जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो अनुच्छेद 16 है वो क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो अब हम जो अगला अनुच्छेद देखेंगे वो होगा हमारा अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। क्या कह रहा है ये? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत से क्या अभिप्राय है? यानी कि किसी के भी साथ में छुआछूत का ना किया जाना, यानी कि सभी को क्या है, इक्वल माना जाएगा, सभी को बराबर माना जाएगा। तो आपको इसमें दो बातें याद रखनी है। अस्पृश्यता, एक तो ये संविधान में परिभाषित नहीं है, ठीक है, संविधान में परिभाषित नहीं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है क्या अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित किया गया है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि अस्पृश्यता को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का क्या किया जाएगा, अंत किया जाएगा। तो 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में क्या है, एक मूलभूत संशोधन किया गया और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। यानी कि जो 1955 में जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो बनाया गया था उसको कब 1976 में वो बदला और उसको नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम कर दिया गया। अस्पृश्यता का मतलब क्या है? यानी देखो, अस्पृश्यता का मतलब है सभी को क्या है, समान मानना। यानी कि कहां पर, मंदिर हो गए, सार्वजनिक स्थल हो गए, बस, रेल, ठीक है ना, कुआं, तालाब, दुकान आदि, इन सभी स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव ना किया जाना, यानी कि उनके साथ अनटचेबिलिटी का उपयोग ना किया जाना। यानी कि इन सभी स्थानों पर सभी लोगों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज हो गए, ठीक है, सभी स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के साथ में क्या नहीं की जाएगी, छुआछूत नहीं किया जाएगा। या फिर अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, यानी कि अस्पृश्यता के आधार पर क्या है कि किसी भी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति की व्यक्ति के साथ में क्या नहीं किया करना, छुआछूत, यानी कि उनके साथ में भेदभाव नहीं करना। अगला जो हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 18। अगला अनुच्छेद हमारा क्या है, अनुच्छेद 18। और अनुच्छेद 18 जो है वो क्या कहता है, यानी कि उपाधियों का अंत। अच्छा, उपाधियों से आशय क्या है कि अनुच्छेद 18 किन उपाधियों की बात कर रहा है? ये उन उपाधियों की बात कर रहा है जो उपाधियां हमें आजादी से पहले दी जाती थी। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। यानी कि जो हमें आजादी से पहले सभी प्रकार की उपाधियों का क्या होगा, अंत होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, राजा की उपाधि हुआ करती थी, महाराजा की उपाधि हुआ करती थी, सम्राट की उपाधि हुआ करती थी, है ना, महाराज की उपाधि हुआ करती थी। तो ये जितनी भी उपाधियां पहले दी जाती थी, इन सब जो पहले नाम से पहले लगाई जाती थी, इन सब उपाधियों का क्या कर दिया जाएगा, अंत कर दिया जाएगा। और देखिए
सैनिक सम्मान, कौन सा सम्मान? सैनिक सम्मान। और शिक्षा में कोई भी किसी व्यक्ति को अगर कोई भी शिक्षा में सम्मान दिया जाता है तो वो उपाधि नहीं माने जाएंगे। क्या है? सैनिक सम्मान या फिर शिक्षा में किसी व्यक्ति को कोई सम्मान मिला है तो ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आएंगे। उपाधि नहीं है, ठीक है। यानी कि इनको व्यक्ति धारण कर सकता है, उपाधि नहीं है, इनको व्यक्ति क्या है? धारण कर सकता है। उपाधियों के अंत के आधार पर ये हो गया सैनिक सम्मान, अगर किसी व्यक्ति को सैनिक सम्मान दे गया। और इनमें जो विशेष बात याद रखनी है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को क्या है? किसी व्यक्ति को अगर मान लो उसको कहीं विदेश में किसी व्यक्ति को अगर कोई विदेशी सम्मान लेना है, क्या है? अगर कोई विदेशी सम्मान अगर उसको लेना है तो वो विदेशी सम्मान किसकी अनुमति से लेगा? विदेशी सम्मान भी राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति से क्या लेनी होगी? उसको अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति से अनुमति, तभी उस व्यक्ति को वो सम्मान दिया जाएगा। यानी कि उसको पहले हमारे राष्ट्रपति से क्या है? अनुमति लेनी होगी कि मुझे वहां से, इस देश से मुझे सम्मान मिल रहा है। राष्ट्रपति जी अगर कह देंगे ठीक है कि आप वो उपाधि धारण कर सकते हो तो वो उपाधि मिल जाएगी। देखो फिर 1996 में एक व्यवस्था की गई। कब? 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी और वो व्यवस्था क्या थी? पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री। ये जो तीनों सम्मान हैं जो दिए जाते हैं, ये तीनों सम्मान उपाधियों के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर कोई व्यक्ति इनका अपने नाम से पहले उपयोग करता है, यानी कि अगर अपने नाम के आगे इन तीनों को लगा लेता है तो उनसे ये तीनों सम्मान छीन ले जाएंगे। ये क्या है? सम्मान है। और ये 1996 में किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। और इनको जो बनाया गया था, कब से लागू किया गया था? कब से लागू किया गया था इनको? 1954 में। यानी कि कब से? 1954 में। तीनों ही सम्मान जो प्रारंभ किए गए थे वो 1954 से प्रारंभ किए गए थे, 1954 से। और 1954 में किसकी सरकार थी? जवाहरलाल नेहरू की। और इनको अब तक केवल एक बार ही इनका क्रम टूटा है, और वो किसके कार्यकाल में टूटा था? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में इनका क्रम टूटा था। फिर वापस से 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार आती है, फिर से इनका कालक्रम दोबारा से चालू कर दिया जाता है। ठीक है भाई, अगर आपसे पूछे कि तीनों सम्मान जो है हमारे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का जो क्रम था वो किसकी सरकार में टूटा था? तो मोरारजी देसाई की में। अगला जो हमारा है वो क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या है? स्वतंत्र। ये हम जो पढ़ रहे थे क्या था? समानता का अधिकार था, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये है हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। इसमें हम कहां से पढ़ेंगे? अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22। तो जो पहला अनुच्छेद है वो है हमारा अनुच्छेद 19। और हमारा पहला अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से क्या आशय है? यानी कि प्रत्येक नागरिक को बोलने का, प्रचार करने का, टेलीविजन, मीडिया, उन सभी की क्या है? उनको फ्रीडम दी जाती है। उनको क्या है? सभी प्रकार की क्या दी जाती है? फ्रीडम दी जाती है। तो इसमें जो दी जाती है वो व्यक्ति को कितने प्रकार की? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। और अनुच्छेद 19 के आधार पर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की। और अनुच्छेद 19 का जो पहला एक है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? यानी कि अपने किसी भी अन्य जो विचार हैं उनको क्या कर सकता है? पब्लिश कर सकता है। यानी कि जो उनके मन में विचार आ रहे हैं, अखबार छाप सकता है, टेलीविजन पर प्रचार कर सकता है। तो इन सभी प्रकारों की क्या है वो इसमें छूट दी गई है। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है। फोन टैपिंग के विरुद्ध क्या है? अधिकार है। यानी कि इसमें एक और जो बात कही गई है वो क्या कही है इसके सब क्लॉज में? यानी कि फोन टैपिंग,
यानी कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसका फोन टैप ना किया जाए, फोन टैपिंग का अधिकार। यानी कि उसका फोन टैपिंग ना किया जाएगा, फोन टैपिंग के विरुद्ध, फोन टैपिंग के विरुद्ध का अधिकार। यानी कि उस व्यक्ति का क्या है, फोन टैप नहीं किया जाएगा, ये उसका क्या है, पर्सनल राइट है भाई, वाक एवं व्यक्ति के आधार पर। दूसरा है फिर शांति का अधिकार, यानी कि कोई व्यक्ति क्या है, शांति बनाए रखेगा। लेकिन इसमें जो बात कही गई है कि यानी कि राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। किस पर, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी व्यक्ति की संप्रभुता, इसके भाषणों से जो भारत की संप्रभुता है, उसकी संप्रभुता, एकता, अखंडता को अगर क्षति पहुंच रही है, तो उसकी वाक एवं अभिव्यक्ति पर क्या है, वो पाबंदियां लगा सकता है। यानी कि जो इस प्रकार की उसकी स्वतंत्रता है, उसको कम किया जा सकता है। अब इसमें ही अनुच्छेद 19 में जो दूसरी स्वतंत्रता दी गई है, वो शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। यानी कि दूसरा क्या कहता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमें शांतिपूर्वक, क्या है, हमें शांतिपूर्वक कहीं पे भी हम किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, किसी भी सार्वजनिक स्थल पर। ठीक है भाई, सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन। लेकिन हमें जो चीज ध्यान में रखनी है, यानी कि इसमें क्या है, हम धरना प्रदर्शन तो कर लेंगे, लेकिन हम हड़ताल नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं, हथियार ले जाना अलाउ नहीं होगा। ठीक है भाई, ये इन सभी चीजों पर क्या है, पाबंदियां हैं। और हम ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं। यानी कि हमें क्या ध्यान में रखना है, केवल हमें एक शांतिपूर्वक ही व्यवहार बनाए रखना है। अगर हम ऐसा अगर हमें ऐसा लगे कि हम हड़ताल कर रहे हैं, तो हम पर आपराधिक कानून लागू किए जा सकते हैं। जब मजिस्ट्रेट धारा 144 लागू कर देता है, धारा 144, तो धारा जब 144 लागू होगी, उस जगह पर आप किसी भी सार्वजनिक स्थल पर या कहीं पे भी आप किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और जब अगर आप करते हैं, तो धारा 144 के खिलाफ आपकी क्या हो जाएगी, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय दंड संहिता क्या कहते हैं, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड की धारा क्या है, 141, और इंडियन पेनल कोड 141 क्या कहता है, यानी कि देखिए, अगर आप किसी भी जगह पर हैं, आईपीसी 141, ठीक है, इसके आधार पर आप 5 लोगों से ज्यादा गैर कानूनी रूप से एकत्रित नहीं हो सकते हैं। यानी गैर कानूनी रूप का मतलब क्या होगा, यानी कि देखिए, आप कहीं पे भी अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो उनका मतलब क्या है कि यानी कि अगर कोई संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, उस पर क्या है, आप जबरदस्त क्या करना चाह रहे हो, कब्जा करना चाह रहे हो, या फिर आपको एक और है इसमें, यानी कि 141 उन्हीं जगहों पर लागू की जाएगी, या फिर कोई सार्वजनिक कोई कर्मचारी है और आप उससे क्या जबरदस्ती क्या करवा रहे हो, आपराधिक कार्य की चर्चा कर रहे हो, है ना, कोई भी एक तो आपराधिक कार्य है, आप उसकी चर्चा कर रहे हो, किसी भी आपराधिक कार्य की चर्चा। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। किसी भी आपराधिक कार्य की चर्चा अगर आप कर रहे हैं, यानी कि कोई अपराध किया हुआ और उस अपराध की क्या कर रहे हो आप, चर्चा कर रहे हो, या फिर सरकार या उसके कर्मचारियों को उनकी विधायी शक्तियों के प्रयोग हेतु धमकाना। यानी कि कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, और सरकारी कर्मचारी को उसके विधायी क्या है, उसके विधायी
कार्यों के प्रति धमकाना। तो इस प्रकार के अगर आप कृत्य करते पाए जाते हो, इस प्रकार के कोई भी आप कृत्य करते हैं, तो आईपी सेक्शन उसका 141 क्या कहता है कि ये सभी क्या होंगे, गैर कानूनी होंगे। अगर आप उन जगहों पर 5 लोगों से ज्यादा एकत्रित हो रहे हैं तो और आपके खिलाफ क्या होगी, कार्यवाही की जा सकती है। किस आधार पर, गैर कानूनी तौर पर। ठीक है, इसमें फिर जो अगला है, अगला हमारा जो स्वतंत्रता दी गई है वो है हमारी संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। तीसरी क्या है, तीसरी जो स्वतंत्रता दी गई है वो दी गई है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। यानी देखिए प्रत्येक नागरिक को क्या स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि वो कोई भी संगम बना सकता है या संघ बना सकता है, यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बना सकता है, राजनीतिक पार्टी या फिर दल बना सकता है, कोई भी कंपनी का निर्माण कर सकता है, ठीक है ना, कोई भी व्यावसायिक संगठन बना सकता है, श्रम संगठन बना सकता है। इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कुछ भी बना सकता है। कोई इकाई बनाने का भी अधिकार है, कोई क्लब संगठन कोई क्या बना सकता है, क्लब भी बना सकता है, संगठन बना सकता है। ठीक है, हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। लेकिन जब वो इस प्रकार का कोई भी श्रम संगठन या कुछ भी बना ले तो हमें ये क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन अगर किसी नागरिक ने अगर कोई श्रम संगठन बनाया है तो वो क्या नहीं कर सकता है, फिर भाई देखो हड़ताल नहीं कर सकता है, ठीक है, किसी भी कंपनी पर ताला नहीं जड़ सकता है, हड़ताल नहीं करेगा और कंपनी पर ताला। तो ये चीजें हमें क्या है विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। वो किसी भी कंपनी पर क्या है, ताला नहीं लगा सकता है। ये किसमें, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, यानी कि क्या दिया हुआ, अधिकार दिया गया है। अगला जो हमारा अधिकार है वो है अबाध संचरण का। क्या है, अनुच्छेद 19 में ही अबाध संचरण का। चौथा क्या है हमारा, अबाध संचरण का, यानी कि हमें भारत के किसी भी हिस्से में, क्या कहना चाह रहा है वो, हमें भारत के किसी भी हिस्से में अबाध रूप से यानी कि बिना किसी रुकावट के अबाध संचरण, अबाध संचरण का मतलब क्या है, भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से यानी कि बिना कोई रोक टोक के निर्बाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि उसके संचरण, उसके आने जाने पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या की, और वो क्या की, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और उसमें क्या कहा उसने, यानी कि अगर कोई व्यक्ति एड्स पीड़ित है, क्या है, अगर कोई व्यक्ति एड्स पीड़ित है या फिर कोई वैश्या है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। यानी कि इन व्यक्तियों के अबाध संचरण पर क्या है, रोक है। तो हम इसको मान सकते हैं कि हम इस प्रकार के व्यक्तियों की क्या है, रोक लगा सकते हैं। अगला जो हमारा है वो क्या है, निवास की। अगला क्या है, निवास की स्वतंत्रता। पांचवा क्या है, निवास। निवास की स्वतंत्रता क्या कहती है, देखो निवास दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। ठीक है, स्थायी जो होगा यानी कि वहां पर किसी भी क्षेत्र में अगर आप एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर अगर आप जाकर के रहने लग जाते हो और वहीं पर क्या है आप बस जाते हो तो आप वहां के क्या हो गए, स्थायी निवासी हो गए। लेकिन अस्थायी निवास क्या होगा, अस्थायी निवास का आशय होगा कि आप किसी भी स्थान पर कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं गए, कुछ समय के लिए आप वहां जाकर के बसते हो, फिर वापस से आप अपने उसी क्षेत्र पर वापस लौट आते हो।
तो ये क्या होगा, आपका अस्थायी निवास कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये आपका? अस्थायी निवास कहलाएगा। तो निवास कितने प्रकार का? दो प्रकार का है। और ये भारत के किसी भी हिस्से में आपको बसने की क्या देता है? स्वतंत्रता देता है। लेकिन ये भी किन्हीं क्षेत्रों पर रोक लगाता है। और वो क्षेत्र कैसे हैं? एक तो उन क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया हो। और वो क्यों इन जगहों पर रोक लगाते हैं? बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर रोक है, बाहरी व्यक्ति पर। क्योंकि इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी संस्कृति को बचाए रखा जा सके, संस्कृति को ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि निवास की जो स्वतंत्रता है ये उन पर पाबंदी लगाती है जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों पर इस प्रकार के निवास पर क्या है? रोक है, यानी कि उचित प्रतिबंध है। और एक किसको लेकर के? यानी कि जो उनका उनकी जो संस्कृति है उनका क्या किया जा सके? संरक्षण किया जा सके, उनकी संस्कृति को बचाने के लिए, बोली भाषा, ठीक है ना, उन सबको बचाने के लिए कि बाहरी व्यक्ति वहां जाकर के उनका अतिक्रमण ना कर दें। तो इस वजह से इन सब पर क्या लगाई जाती है? रोक लगाई जाती है। और इसमें जो छठवां है वो है क्या? व्यवसायिक स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है। अगली क्या है? व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। छठवां क्या है? व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता, यानी कि प्रत्येक नागरिक को व्यवसाय करने की क्या है? स्वतंत्रता दी जाती है, किसी भी प्रकार का व्यवसाय, ठीक है। वो किसी भी प्रकार का पैसा चुन सकता है। लेकिन इसमें भी क्या है? पाबंदियां की गई हैं। पाबंदियां क्या की गई हैं? यानी कि इसमें क्या पाबंदियां? यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई हानिकारक, जिनसे क्या है, हानिकारक प्रकार के अगर कोई व्यवसाय करता है, यानी कोई ड्रग सप्लाई करता है, या फिर कोई आर्म्स सप्लाई करता है, या फिर कोई बच्चों का सप्लाई करता है, तो या फिर महिलाओं की सप्लाई करता है, तो इस प्रकार के व्यवसाय पर क्या है? रोक लगाई जाती है। अगर आपको इस प्रकार के व्यवसाय करने होंगे तो पहले आपको क्या लेनी होगी? सरकार से परमिशन लेनी होगी, तभी आप इस प्रकार के व्यवसाय कर सकते हो। नहीं तो आप इस प्रकार के व्यवसायों पर क्या है? पाबंदियां हैं। बाकी का आप व्यवसाय की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। और क्यों दी गई है? यानी कि देखो, ये किससे जुड़ा हुआ है? आर्थिक स्थितियों से जुड़ा हुआ है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए उसको इकोनॉमिकली तो स्टेबल होना होगा। जब इकोनॉमिकली स्टेबल होना होगा और हम उसी को फ्रीडम ना देंगे तो वो कहां पर जाएगा? कैसा व्यवसाय करेगा? तो इसीलिए हमने उसको क्या है? आर्थिक रूप से वो मजबूत हो पाए, इसीलिए हमने उसको क्या है? व्यवसाय करने की क्या दी है? स्वतंत्रता दी हुई है। अगला जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि कोई व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस अपराध के लिए उसको दोष सिद्धि का क्या है? अधिकार है। अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, यानी कि वो अपने दोष सिद्धि के लिए क्या कर सकता है? संरक्षण कर सकता है। तो इसमें क्या क्या चीजें की गई हैं? यानी कि देखो, अगर किसी व्यक्ति ने मान लो कोई अपराध किया है और उस समय पर, जिस समय पर वो उसने अपराध किया है, तो इसका जो पहला है वो क्या कहता है? यानी कि पूर्व पद लागू नहीं होगा। और इसमें भी दो है। इसका आ कहता है, इसका आ क्या कहता है? यानी कि कोई व्यक्ति है, उसने उस समय पर अगर कोई अपराध किया, लेकिन वो जो अपराध है उस समय वो कानून में व्याख्यात नहीं है, यानी कि उस समय पर वो अपराध कानून में व्याख्यात नहीं है, तो हम नया कानून बना करके उस अपराध को घोषित नहीं कर सकते कि ये अपराध है। दूसरा, इसमें इसका जो दूसरा वाह है वो क्या कहता है? वो कहता है यानी कि जिस समय पर उस व्यक्ति ने अपराध किया है और कानून में उस अपराध का जितना प्रावधान है, जितनी सजा दी गई है, उतनी ही उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम नया कानून बना करके और उस सजा को बढ़ा दें। ठीक है भाई। और इसमें जो दूसरा है, दोहरी क्षति नहीं। क्या कह रहा है ये? दोहरी क्षति नहीं।
इसका क्या है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को उसने जो अपराध किया है उस अपराध की उसको एक बार क्या सजा मिल चुकी है, उस अपराध की जब उसको एक बार सजा मिल गई है तो फिर उस व्यक्ति को उसी अपराध की क्या है दोबारा सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये भी तो एक प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि उसी अपराध की उसको बार बार सजाएं दी जा रही हैं। तो इसीलिए हमें क्या है उसके अपराध के यानी वो दो सिद्धि के संरक्षण में क्या है उनको ये फ्रीडम दिया हुआ है कि यानी कि उसको एक ही अपराध की केवल एक ही बार सजा मिलेगी। और इसमें जो तीसरा है वो क्या है, स्वयं गवाह नहीं बनेगा। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, यानी कि उस पर पैसा डाल करके उस पर ऐसा नहीं है कि उसको अपने ही खिलाफ गवाह पेश कर दिया जाए। कोई व्यक्ति एक तो खुद अपनी मर्जी से जा रहा है मजिस्ट्रेट के सामने, वो कह रहा है कि मैंने अपराध किया है, तो वो उसने खुद ने कबूल किया, लेकिन ये क्या कह रहा है कि उस व्यक्ति पर दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आपने जो अपराध किया है आप उसको स्वीकार कीजिए। यानी कि ये क्या कह रहा है, यानी कि स्वयं के खिलाफ क्या है गवाही पर रोक लगाता है। ये चीजें हमें क्या है ध्यान में रखनी होंगी। और एक क्या कहता है, यानी कि दोहरी क्षति, यानी कि दोहरी क्षति जो है इसमें आपको बताई दिया कि ये मामला क्या है कानूनी न्यायालय या न्यायिक अधिकारियों में ही उठाया जा सकता है, और जो दूसरे शब्दों में यानी कि क्या विभागीय प्रशासनिक सुनवाई में लागू नहीं होगा। यानी कि क्या है जो प्रशासनिक विभाग है उनमें ये लागू नहीं होता है। ठीक है भाई। अगला जो है आपका अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला अनुच्छेद क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से क्या से, यानी कि ये प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की क्या है स्वतंत्रता देता है। क्या देता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। यानी कि ये प्रावधान करता है कि उसको जीवन जीने का क्या है अधिकार है, उस अधिकार को उससे कोई भी किसी भी कानून के आधार पर उससे नहीं छीना जा सकता। यानी कि क्या है, ये उस व्यक्ति का अधिकार है कि उसको जीवन जीने के सारे पैमाने उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वो क्या है अपना जीवन अच्छे से जी सके। तो इसमें कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे इसमें किया गया है यानी कि निजता का अधिकार दिया गया है, यानी कि उसको जीवन जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें निजता का अधिकार ये पहले नहीं था, ये कब ऐड किया गया है 2017 में, ये बात याद रखना। दूसरा है स्वास्थ्य, पोषण, फिर अगला है शिक्षा। और देखो शिक्षा को भी ऐड किया गया है, क्या है शिक्षा को भी ऐड किया गया। और इसको कब किया गया, मैं इधर बताता हूं कब किया गया, 86वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, और इस 86वें संविधान संशोधन के आधार पर इसको क्या है जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन कब किया गया, 2002 में। यह बात आपको याद रखनी है। और इसमें क्या कहा गया, यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए क्या कह रहा है, ये 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ये बात याद रखनी है। यानी कि देखो शिक्षा का प्रावधान पहले किया हुआ था, हमारे संविधान में शिक्षा का प्रावधान था। ऐसा नहीं है कि 86वें संविधान संशोधन